हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपके फिर से चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि 7 या 8 तारीख तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय का। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं बोला था कि आज यानी 8 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो स्टार्ट भी हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका पूरा डिटेल देखेंगे, पूरा नोटिफिकेशन के साथ कि क्या कैसे है, कितने प्रकार के पद हैं, यानी पदों के प्रकार, पदों की संख्या कितनी है, सभी की अलग अलग शैक्षिक योग्यता क्या है, परीक्षा तिथि क्या है, आवेदन शुल्क क्या है, और भी इससे रिलेटेड जो भी संपूर्ण जानकारी हम बात करेंगे इस पे। ठीक है, तो सारी चर्चा एक साथ करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि मैं पूरा नोटिफिकेशन बताने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा भी आप लोग को मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा बाद में। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं, पहले जो हमसे हो सकता है वो हम बताते हैं, फिर हम नोटिफिकेशन का हम आपको कहीं लिंक दे देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं एक एक करके। ये देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय लखनऊ, विज्ञापन संख्या 1/2020, दिनांक 7 दिसंबर 2020। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में रिक्त पदों जिनका विवरण प्रस्तर 6 में दिया गया है पर भर्ती हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों से संबंधित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं तथा वरीयान अर्हताओं का विवरण प्रस्तर 11 में दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 8 दिसंबर 2020 है। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2021 है। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2021 ही है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2021, यानी इस डेट में कोई चेंज नहीं है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा 2 दिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं यहाँ मिल रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण सूचना। इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है तथा प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक परीक्षा शुल्क भी दिया जाना अपेक्षित है। यानी कि यहाँ क्या है, यहाँ सचिवालय आपके साथ एक गेम खेल रहा है फ्रेंड्स। जैसा आप लोग जान रहे, विधानसभा वाले में, विधान परिषद वाले में भी हुआ था कि आपसे क्या है, अलग अलग फॉर्म भरवाया जाएगा, अलग अलग फीस भी लिया जाएगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम क्या है, एक ही होगा, एक ही दिन होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आपका एक ही दिन होगा, मैं यही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं को प्राप्त करने हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो वह भी आवेदन का पात्र है, किंतु प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक उक्त अर्हता में उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र अंक पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है। प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार के शैक्षिक अभिलेखों की प्रतियां संलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं है। यानी अभी क्या है, किसी प्रकार के शैक्षिक अभिलेख को देने की जरूरत नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा से पहले आपका सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा तथा पृथक से परीक्षा शुल्क भी देना होगा। यानी आपका मेंस का फॉर्म अलग से भरा जाएगा और फिर उसका फीस भी देना होगा। फोटो एवं हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक है। ठीक है, विशेष सूचना, बैंक में शुल्क जमा अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की तिथि में ही उनका आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये नॉर्मल बात है। ठीक है, आगे क्या, जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा किया जाना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत किया जाना अभ्यर्थी का दायित्व है। ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कॉलम में अपना मोबाइल नंबर तथा मान्य ईमेल आईडी अंकित करना होगा, उसके बिना उनका रजिस्ट्रेशन पूर्ण नहीं होगा। यानी कि बिना मोबाइल नंबर, बिना ईमेल आईडी का आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण नहीं हो पाएगा, उसके बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा अंकित मोबाइल नंबर पर सभी सूचनाएं निर्देश एसएमएस द्वारा प्रेषित किए जाएंगे तथा यथा आवश्यकता ईमेल अभ्यर्थी के ईमेल आईडी पर प्रेषित किए जाएंगे, यानी दोनों पे भेजे जा सकते हैं। आपको सारी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन बीच बीच में आते रहते हैं। ठीक है, भर्ती से संबंधित निर्देश एवं आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.up legisAssembly.gov.in एवं www.up-legisAssembly-recruitment.in पर दिनांक 8 दिसंबर 2020 से उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पे हो गई। तो अब आवेदन की तिथि वगैरह देख लिए हैं, अब देख लेते हैं आवेदन शुल्क कितना है। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं इतना धीरे बोल रहा हूँ, इतना आराम से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु पृथक पृथक शुल्क देय होगा, यानी दोनों में अलग अलग फीस आपको लगेगा। विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नवत परीक्षा शुल्क देना होगा।
ठीक है। तो अगर हम यूआर का बात करें सामान्य अनारक्षित का, तो 950 रुपये फीस है। ठीक है, ये केवल प्रीलिम्स का है, मेंस का अलग फीस लगेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का भी 950 है, अनुसूचित जाति का 850 है, अनुसूचित जनजाति का 850 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस का 950 है। दिव्यांग जन का कोई परीक्षा शुल्क नहीं है, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये दे होगा। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आश्रित एनडीएफएफ जो लोग हैं, अपनी कैटेगरी के अनुसार ही फीस देंगे। अगर जनरल से आते हैं मतलब यूआर से यूआर का ही फीस देंगे, ओबीसी से आते हैं यूआर ओबीसी का ही फीस देंगे। ऐसा ही महिला और भूतपूर्व सैनिक का भी, इनको अलग कोरिलेशन नहीं दिया जा रहा फीस में। ठीक है, यानी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही अपना फीस देंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अंतर सेवा चयन आयोग अथवा किसी अन्य आयोग द्वारा प्रतिवारित या डिबार किए गए हैं तथा उनके प्रतिवारण की अवधि समाप्त नहीं हुई है, कि आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि उक्त तथ्य छिपाकर आवेदन कर दिया जाता है तो भविष्य में मतलब आपको कुछ होगा, वो हमने हटा दिया है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि दीवार कहाँ कौन होता है, इतना जो होता है फिर दोबारा आएगा नहीं। ठीक। अब क्या है रिक्त पदों का विवरण। तो कौन से पद कितने हैं, तो टोटल पद फ्रेंड 87 जिसमें यूआर के 44 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 20 है, अनुसूचित जाति के 15 है, अनुसूचित जनजाति के 1 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 7 है। तो अगर हम संपादक के पद की बात करें, कुल एक ही है जो केवल अनारक्षित में है। प्रतिवेदक का कुल 4 है, जिसमें 3 अनारक्षित है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग है। समीक्षा अधिकारी में क्या है, कुल 13 है, जिसमें अनारक्षित के 7 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 हैं, अनुसूचित जाति के 2 हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1 है। अपर निजी सचिव में कुल पद 2 है जो केवल अनारक्षित में है। सहायक समीक्षा अधिकारी में कुल पद 53 है, जिसमें अनारक्षित का 22 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 14 है, अनुसूचित जाति का 11 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 5 है। व्यवस्थापक का केवल 1 पद है जो केवल अनारक्षित में ही है। शोध एवं संदर्भ सहायक का केवल 1 पद है जो केवल अनारक्षित में ही है। सूचीकार का केवल 1 पद है जो केवल अनारक्षित में ही है। और फिर सुरक्षा सहायक पुरुष का 10 पद है, जिसमें अनारक्षित 5 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 2 है, अनुसूचित जाति 2 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 2 है। एसटी वगैरह जो अनुसूचित जनजाति उसमें सभी लगभग 0 है। ठीक है। सुरक्षा सहायक महिला कुल पद 1 है जो केवल अनारक्षित में ही है। ठीक है। तो ये हो गया। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है जैसा नॉर्मली हर एक वैकेंसी में होता है। अब आरक्षण देख लेते हैं। आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाले पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासकीय नियमों आदेशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियां यथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आश्रित महिला अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों, उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासकीय नियमों के अनुसार उक्त वर्गों हेतु रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन कराया जाएगा। अब देख लेते शैक्षिक अर्हता सभी का। ठीक है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, शैक्षिक अर्हता इस विज्ञापन में सम्मिलित पदों का विवरण निम्न तालिका में अंकित। उक्त पदों हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि, उनके संपूर्ण अंकित शैक्षिक अर्हता आवश्यक होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त अर्हता का उल्लेख अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें। तो संपादक और शैक्षिक अर्हता है फ्रेंड्स, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की साहित्य अथवा किसी सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि है। संपादन कार्य, अनुवाद कार्य, लेखन संक्षिप्तीकरण कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव अथवा ऐसे अनुभव के साथ विधानमंडल सचिवालय में उत्तरदायी पद पर 5 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। वरीयता किनको देंगे, जिनके पास विधि की उपाधि है। प्रतिवेदक का क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक तथा हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति तथा उक्त पदों पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। समीक्षा अधिकारी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। ठीक है। अपर निजी सचिव का है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। और दूसरा केस में हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड, ये जैसे है कि 80 मिनट क्या है आपका आशुलेखन का है, और 25 शब्द जो है 80 शब्द जो है आपका आशुलेखन का, 25 शब्द जो है टंकण टाइपिंग का है। निम्न अनुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। नेलिट पूर्व DOACC डेंटोइक सोसाइटी द्वारा संचालित कंप्यूटिंग सर्टिफिकेट कोर्स CCC के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा इसके समकक्ष अर्हता, यानी अपर निजी सचिव के लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस CCC होना अनिवार्य है।
ठीक है। सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सहायक या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। नेलिट पूर्व डोइक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता। यानी सहायक समीक्षा अधिकारी में आपको ओ लेवल लगेगा, ट्रिपल सी नहीं लगेगा। कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति, यानी केवल हिंदी यहाँ मांगा जा रहा है, इंग्लिश नहीं मांगा जा रहा है। इसके आगे भी लिखा है, प्रतिबंध यह है कि अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमानी यानी अधिमानी अर्हता इनको मिलेगा, बस यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। उक्त पद की शैक्षिक अर्हता संख्या 2 नीलिट द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र तो उसके समकक्ष अर्हता धारित करना अनिवार्य है, ठीक है। नीलिट होना चाहिए, ओ लेवल होना चाहिए। इस संबंध में ओ लेवल की समकक्षता के संबंध में निम्न उपाधियों का को मान्यता प्रदान की गई है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा यानी ओ लेवल के बराबर माना जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिग्री यानी बीटेक वगैरह भी माना जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी अर्थात ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय लिया गया, यानी कि आप अगर बीएससी वगैरह कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस से तो भी आप एलिजिबल हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर उच्च योग्यताधारी अर्थात ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री पृथक विषय तो वही तो पढ़े, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब व्यवस्थापक का है, व्यवस्थापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक विषय के रूप में हाउस कीपिंग अथवा होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक कार्यक्रम की बात पाठ्यक्रम की बात, ठीक है। शोध एवं संदर्भ सहायक भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक को एवं किसी शोध पुस्तकालय अथवा विधान मंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 वर्ष शोध कार्य अथवा सेवा का अनुभव। सूचीकार का भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा। सुरक्षा सहायक पुरुष के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे है। तो देखिए सुरक्षा सहायक पुरुष का क्या है, पहले लिखा है सुरक्षा सहायक पुरुष माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक मानक होना आवश्यक है। ऊंचाई कितना होना चाहिए, 1.68 मीटर यानी 168 सेंटीमीटर। वजन 59 किलोग्राम होना चाहिए। सीना 86 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए। ऐसे अभ्यर्थियों का अधिमान प्रदान किया जाएगा जिनके पास सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र बल यानी पीएसी, प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, टेरिटोरियल आर्मी अथवा होमगार्ड्स का अनुभव। सुरक्षा सहायक महिला में क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक मानक होना आवश्यक है। मैदानी क्षेत्र 1.52 मीटर यानी 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र 1.47 मीटर यानी 147 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। वजन 45 से 55 होना चाहिए। पुरुष में वजन कितना था, 59 होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम नहीं दिया है। महिला में 45 से 55। ऐसे अभ्यर्थियों का अधिमान प्रदान किया जाएगा जिनके पास सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस, इसमें तो महिला होती ही नहीं पीएससी, ठीक है। प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, टेरिटोरियल आर्मी अथवा होमगार्ड्स का अनुभव हो। ये पता नहीं कहाँ से दिया पीएससी फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रांतीय सशस्त्र पुलिस, इसमें महिला नहीं होती है। ये वेतन वगैरह है फ्रेंड्स, वेतन देख लीजिए। संपादक का सबसे अधिक लेवल 10 है, और प्रतिवेदक का भी लेवल 10 है, समीक्षा अधिकारी का लेवल 8 है, ठीक है। बाकी से कम हो जाएगा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिमानी अर्हता हो गया, शारीरिक स्वच्छता हो गया, तो ये आपका देखा जाएगा इसमें, सुरक्षा सहायक में स्पेशली देखा जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, आयु सीमा देख लेते हैं। संपादक के लिए 30 से 40 होगा, प्रतिवेदक के लिए 22 से 40 होगा, समीक्षा अधिकारी के लिए 21 से 40 होगा, इन बाकी सभी के लिए 21 से 40 होगा, ठीक है। अधिकतम 40 और न्यूनतम 21 होना चाहिए। संपादक के लिए केवल 30 न्यूनतम मांग रहा है, प्रतिवेदक के लिए 22 मांग रहा है, बाकी सभी के लिए 21 होना चाहिए। और जो एज रिस्ट्रिक्शन मिलता है आपको मालूम है, कैटेगरी तो बताने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं सिलेबस। सिलेबस से पहले हम एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो इस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। तो एग्ज़ाम डेट फ्रेंड्स इसका मेंशन नहीं है, लेकिन इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द कराया जाएगा। उम्मीद है कि फरवरी में करा दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, फरवरी में इसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। तो सिलेबस देख लेते हैं, जो प्रीलिम्स का है, यानी कि आपका प्रारंभिक परीक्षा सभी के लिए ही होगी। जैसे मैं बोला ना, फॉर्म को अलग अलग भरवाया जा रहा है, अलग फीस लिया जा रहा है, लेकिन एग्ज़ाम एक ही होगा, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रारंभिक परीक्षा कुल प्राप्तांक 100 होंगे। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी। तो परीक्षा देखिए क्या क्या, प्रश्न पत्र, प्रश्नों की संख्या, पूर्णांक और अवधि।
तो भाग 1 सामान्य अध्ययन है, इसमें 50 प्रश्न होंगे, इसका 50 पूर्णांक होगा। ठीक है, भाग 2 में सामान्य हिंदी है, इसका भी 50 प्रश्न 50 पूर्णांक होगा। यानी योग की बात करें तो टोटल 100 प्रश्न हो जाएंगे, 100 पूर्णांक हो जाएगा, और समय मिलेगा 120 मिनट का। और पाठ्यक्रम भी आपका दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन कहाँ कहाँ से रहेगा? सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अद्यतन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, यानी इसमें थोड़ा सा रीजनिंग भी आ जाएगा। सामान्य हिंदी में क्या? विलोम रहेगा 10 शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि रहेगा 10 वाक्य, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेगा 10 शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द रहेगा 10 शब्द, पर्यायवाची शब्द रहेगा 10 शब्द। ठीक है। अब अगर आप पूरा डिटेल इसका नोटिफिकेशन चाहते हैं फ्रेंड्स, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम में ऑलरेडी मैंने दे रखा है नोटिफिकेशन। ठीक है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, कि मैं किस किस पोस्ट एलिजिबल हूँ। वैसे मैं तो लगभग सब कुछ बता ही दिया हूँ, फिर भी अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू।